हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए ज़रा, कल की वीडियो में हमने, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो कि संवैधानिक विकास का भाग 2 था, उसमें हमने रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये हमने कल 2 एक्सप्लेन किया था और उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। और ज़रा हम अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है, हालांकि 1793 1793 का भी है, लेकिन अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी के जितने एग्ज़ाम्स हैं इस लेवल में फ़िलहाल तो ये 1793 पूछा ही नहीं जाता है। ज़रा हम आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर एक्ट 1813। ज़रा इसको पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, 1773 मैंने आपको बार बार कहा, 2 पॉइंट को आपको ध्यान में लेकर चलना है कि जैसे जैसे अधिनियम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का शिकंजा, नियंत्रण कंपनी के ऊपर कसता जाएगा। 1773 या 1773 में हमने आपको बताया था कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित किया गया, एक बात। और 1784 में आपने देखा कि कंपनी के व्यापारिक या प्रशासनिक कामों में जो भी शिथिलता थी, भ्रष्टाचार था, करप्शन था, उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया। यहाँ तक कि कर्मचारियों या अधिकारियों को गिफ्ट लेने तक पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ज़रा आते हैं 1813 चार्टर अधिनियम में। ज़रा देखिए, इस अधिनियम को लाने के पीछे कई मकसद थे, कई जो है डिमांड्स थी लोगों की। जैसे ईसाई मिशनरियाँ भारत में अपने धार्मिक अधिकारों की कोई वृद्धि के लिए मांग कर रही थी। साथ में जो अदर ब्रिटिश कंपनियां थी वो भी पूर्वी देशों का व्यापार की मांग कर रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दिया जाए। इसका मतलब भारतीय बाजार से कंपनी के अधिकारों को समाप्त करने की मांग चल रही थी। ऐसे ही कई रीजन थे, जरा देखते हैं आइए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारतीय बाजार से कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार या मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार या मोनोपोली को समाप्त किया गया। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखने की है, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार, ये 2 सेक्टर को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे सेक्टर से जो मोनोपोली थी वो समाप्त कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदर ब्रिटिश कंपनियां भी चाहें तो उन्हें लाइसेंस या अनुमति दी जाएगी, दी जा सकती है। देने का प्रावधान किया गया कि वो यदि चाहें तो वो भी पूर्वी देशों का व्यापार कर सकती हैं इस अधिनियम के प्रावधानों के बाद। लेकिन 2 क्षेत्र में नहीं, चाइना के साथ और चाय के व्यापार पे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि ईसाई मिशनरियाँ लगातार अपने धार्मिक अधिकारों को बढ़ाने की मांग कर रही थी भारत में, तो इसी के तहत क्या किया गया, ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। या वो चाहें तो
अपने पूजा पाठ या जो भी उनका होता पूजा पाठ वर्शिप वगैरह के साथ साथ चाहें तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को पूछा जाता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट किस अधिनियम के तहत दी गई, तो 1813 के तहत। बाकी वो बात की बात है, आगे हम बताएंगे आपको कि इसका दुरुपयोग किस प्रकार से किया गया धर्मांतरण के लिए, वो टॉपिक अलग है, उसमें तब का तब देखा जाएगा। फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1813 में कंपनी कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों की वृद्धि कंपनी के कार्यकाल में, मतलब 1813 से लेके 20 साल मतलब 2033 तक के लिए था कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा जो कि आपके बीएड बीटीसी के सिलेबस में मिलता है जब आप पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए या भारतीयों की शिक्षा के लिए एक ही बात है, के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक, 1 लाख रुपए वार्षिक एनुअल बजट की व्यवस्था या प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए वार्षिक बजट का प्रावधान किया गया। लेकिन अब यहीं पे बात है, जिन्होंने बीएड या बीटीसी किया उनको पता होगा कि 1 लाख रुपए बजट तो जारी कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 1 लाख रुपया किस मत पे खर्चा होगा, वेस्टर्न एजुकेशन पे खर्चा होगा या प्राचीन शिक्षा पे, प्राचीन भारतीय शिक्षा पे खर्चा होगा। यही आगे चल कर प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का विवाद बना, जिसको सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले को अपॉइंट किया गया। वो तो बात की बात है, वो एजुकेशन का काम हमारा काम नहीं है। ये हो गया। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए, जो स्थानीय स्वशासित स्वायत्त संस्थाएं थी, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो संस्थाएं थीं उन्हें स्थानीय कर लगाने का, टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। यदि वो चाहें तो लोकल टैक्सेस या स्थानीय कर लगा सकती हैं। इतना आपका मेन पॉइंट है 1813 में जो चार्टर अधिनियम 1813। ध्यान दीजिए एक बार, पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय बाजार से एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 के द्वारा चार्टर अधिनियम। सिर्फ 2 सेक्टर को छोड़ के अभी भी इस अधिनियम के बावजूद भी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। फिर कहा जाता है कि चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी गई। उसके कार्यकाल में, कंपनी के कार्यकाल में 20 वर्षों का इंक्रीमेंट या वृद्धि किया गया, उसका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया 20 वर्षों के लिए। फिर जो सबसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीय एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक बजट का प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए खर्चा किए जाएंगे भारतीयों की शिक्षा के लिए, साहित्य के रखरखाव के लिए। बहरहाल आगे देखिए, फिर मैंने बोला कि इस अधिनियम के द्वारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जो को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, उन्हें टैक्स लगाने या कर लगाने का अधिकार दिया गया। जैसे स्थानीय स्वशासन की बात कर लें, आज है नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम वगैरह वगैरह, ये सब स्थानीय स्वशासन में आ जाते हैं। चलिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आगे अगला टॉपिक डालते हैं 1833 वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए भैया आगे देखते हैं, डाली हेडिंग, अगली हेडिंग हमारी है, अगला टॉपिक हमारा है चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम 1833।
अब ज़रा इसको पढ़ने से पहले समझ लें, 1813 के चार्टर अधिनियम में जो सुविधाएं कंपनी को दी गई, उस सुविधाओं के आधार पर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा भारतीय साम्राज्य विस्तार किया। और उसी के बीच बीच में 1814 में, 1823 में, 1814, 1823 एंड 1829, 1813, 1823, 1829, इसमें बीच बीच में नए नए अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट लाती गई और कंपनी के अधिकारों को कुछ ना कुछ बढ़ाती गई, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तीसरा चार्टर अधिनियम जारी किया। ब्रिटिश सरकार ने तीसरा चार्टर अधिनियम जारी किया, जैसे बोलते हैं चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1833। इसमें देखते हैं, इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा था, कई बार पूछा गया है, भारत के शासन का केंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा पहली बार किया गया। ध्यान दीजिए, भारत के शासन का केंद्रीकरण, पूरे भारत के शासन का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, पहली देन है इस अधिनियम की। और साथ में बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, या यूं कहिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब थे और इन्हीं को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। एक बात और साथ में ध्यान दीजिए, इस अधिनियम की एक खास विशेषता और भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। समाप्त कर दिए गए। बचे क्या? इनके पास बचा मात्र राजनैतिक अधिकार। इनके पास बचता है मात्र राजनैतिक और प्रशासनिक अधिकार, मीन्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। मीन्स आप व्यापार नहीं करेंगे, आप भारत में रहिए, भारत को एक ट्रस्ट, एक न्यास के रूप में आप कंट्रोल करिए, यहाँ के शासन व्यवस्था को देखिए, राजस्व या रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करिए, ये सारे काम आपको होंगे, लेकिन अब आप व्यापार नहीं करेंगे। इसके अलावा व्यापार नहीं करेंगे। ये हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किए गए? तो चार्टर एक्ट 1833। आगे देखिए, अगला पॉइंट कहता है इससे पहले मैंने बताया था आपको 1773 रेगुलेटरी अधिनियम में कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी उसमें 4 मेंबर थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में 4 से घटाकर 3 कर दिए गए। अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है गवर्नर जनरल को विधिक सलाह देने के लिए, विधिक परामर्श देने के लिए, लीगल एडवाइस देने के लिए एक चौथे सदस्य को, फोर्थ सदस्य या फोर्थ मेंबर को विधि सदस्य या लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया। भाई 1784 में 3 बना दिए गए थे, अब एक चौथा शामिल कर दिया गया, तो हो गए कुल मिलाकर 4। चौथा मेंबर क्या था? विधि सदस्य या लॉ मेंबर के रूप में। और ध्यान दीजिएगा, जो चौथा सदस्य था वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो कि विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। और जो चौथा मेंबर शामिल किया गया, ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से कंप्लीट मेंबर या पूर्ण सदस्य ना होके
इसे पूर्ण दर्जा न देके इससे सिर्फ इतना अधिकार दिया गया था कि यह चौथे सदस्य मीन्स जो चौथा विधि मेंबर है, विधि सदस्य है, वो परिषद की काउंसिल की बैठकों में हिस्सा ले सकता था, अपने विचार दे सकता था, लेकिन जब कभी वोटिंग की बात आएगी, मतदान की बात आएगी, तो फिलहाल उसको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ध्यान दीजिएगा। फिर आगे अभी एक क्वेश्चन अगले अधिनियम से बनेगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो चौथा मेंबर शामिल किया गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में, उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा कब दिया गया। तो अगला अधिनियम आएगा, उसमें देखेंगे। ध्यान रखिए, चौथा सदस्य शामिल किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, और चौथा सदस्य था विधि सदस्य, जो कि पहले फर्स्ट टाइम या पहला विधि सदस्य बनाया गया लॉर्ड मैकॉले को। चलिए अगला कहता है कि भारत के लिए कानून बनाने के लिए या भारतीय कानून को की रचना करने के लिए, संकलन करने के लिए गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह एक विधि आयोग का गठन करे, लॉ कमीशन का गठन करे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक लॉ कमीशन गठन किया 1834 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब ने क्या किया, एक लॉ कमीशन या विधि आयोग का गठन किया, विधि आयोग का गठन किया। कहा जाता 4 सदस्यीय, इसके अध्यक्ष थे इसके मैकॉले बनाया गया, और कुल मिलाकर विधि आयोग में 4 सदस्य थे, 4 सदस्यीय विधि आयोग था। क्वेश्चन पूछा था भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा 1834 में। बात समझ में आ गई। अब यहां पर समझने की बात और भी है, इस अधिनियम के बाद अब जिम्मेदारी किसकी होगी कानून बनाने की, भारत के गवर्नर जनरल उसकी परिषद को जिम्मेदारी दी गई, भारत गवर्नर जनरल उसकी परिषद को कि आप भारत के लिए कानून बनाइए या कानून की रचना कीजिए, कानून का संकलन कीजिए। ठीक, अब बात आती है कि इस अधिनियम के बाद जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद जो कानून बनाएगी, उस कानून को, अब इस कानून को कहा जाने लगा अधिनियम या एक्ट। इस अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल, ये लोग जो कानून बनाते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी परिषद जो कानून बनाती थी, उसको अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक, इससे पहले अधिनियम ना कह के उसको हम लोग रेगुलेशन कहते थे, विनियम कहते थे। इस अधिनियम से पहले जो गवर्नर जनरल कानून बनाता था, उसकी परिषद कानून बनाती थी, विनियम या रेगुलेशन कहलाती थी, विनियम या रेगुलेशन कहलाती थी। लेकिन इसके बाद अब क्या कहलाएगी, अधिनियम या एक्ट कहलाएगी। ये हमारे मेन पॉइंट्स थे इसके। ठीक, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसका पहला 1833 का पहला जो मेन पॉइंट है, पूरे देश के भारत के शासन का सेंट्रलाइजेशन किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर उन्हीं को प्रमोट करके बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। फिर कहा गया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, सिर्फ अधिकार छोड़े गए कौन से, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, राजनीतिक और प्रशासनिक। मीन्स यहाँ के शासन को संभालिए, चलाइए, यहाँ राजस्व वसूलिए, नियंत्रित करिए भारत को, लेकिन आप इसके मालिक ओनर नहीं है, एक ट्रस्ट के रूप में। फिर कहा गया गवर्नर जनरल को विधिक सलाहकार के रूप में उनकी परिषद में चौथे मेंबर को शामिल किया गया, जिसका नाम रखा गया विधि सदस्य, और पहले विधि सदस्य के रूप में जो अपॉइंट किए गए वो थे लॉर्ड मैकॉले। फिर मैंने बोला कि गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून निर्माण के लिए एक विधि आयोग या लॉ कमीशन गठित करने का अधिकार दिया गया,
जिसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1834 या 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया। और इसके बाद अब बात आती है कि जब जिम्मेदारी दी गई गवर्नर जनरल को कानून बनाने के लिए, तो ध्यान दीजिए इस अधिनियम से पहले चूँकि जो गवर्नर जनरल था बंगाल गवर्नर जनरल कहलाता था, उसकी परिषद जो कानून बनाती थी वो रेगुलेशन या विनियम कहलाती थी। लेकिन इस अधिनियम के बाद जो कानून बनाएगी गवर्नर जनरल, उसकी परिषद, वो कहलाएगा नॉट रेगुलेशन, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अधिनियम या एक्ट कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक है हमारा चार्टर एक्ट 1853। इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम चार्टर अधिनियम था, अंतिम चार्टर एक्ट या अधिनियम मीन्स भारत में जारी किया जाने वाला अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 1853। मीन्स आपको इसके बाद बहुत सारे अधिनियम मिलेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मिलेगा, लेकिन अब आपको आगे चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम के दर्शन दोबारा अब आगे नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जारी किया गया आखिरी चार्टर अधिनियम था 1853। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो लॉ मेंबर था या विधि सदस्य था, इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। मीन्स मैंने 1833 वाले में बताया था आपको कि उसे शामिल ज़रूर किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ बैठकों में शामिल होने का अधिकार था, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार था। लेकिन जब मतदान की बात आएगी, वोटिंग की बात आएगी, तो उस मेंबर को, लॉ मेंबर को वोट का अधिकार नहीं था, जो इस अधिनियम में दे दिया गया। फिर अगला पॉइंट कहता है कि कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी जो कि पहले नॉमिनेट होते थे, सिर्फ ऐसे बिना कोई एग्ज़ाम के भर्ती हो जाते थे, अब इनके लिए भर्ती परीक्षाएं होंगी। मतलब इनका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा, भर्ती एग्ज़ाम होगा, इनका कंपटीशन होगा, इसके बाद इनका भर्ती की जाएगी। और यही नहीं, यहाँ तक कह दिया गया कि भारत में विधायी कार्य, विधायी मीन्स यूँ समझिए कानूनी, लीगल कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। भारत में जो प्रशासनिक कार्य थे और लीगल कार्य थे उसको अलग अलग किया गया। और इसी के साथ में 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। बोलते ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जिसका काम था विधायी कार्यों को करना। ये हमारे हैं 1853 के मेन पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन कोई बनता है, भारत में जारी किया गया अंतिम चार्टर अधिनियम कौन था? 1853 1853। लॉ मेंबर या विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा कब दिया गया? 1853 चार्टर अधिनियम। कंपनी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किस अधिनियम द्वारा? 1853। और 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया विधायी कामों को अंजाम देने, विधायी कार्यों को अंजाम देने के लिए, तो 1853 चार्टर अधिनियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ आपका जो कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास के अधिनियम थे वो सारे कंप्लीट हो गए।
1773 से लेकर 1853 तक, जिसमें आपका 1773 रेगुलेटरी अधिनियम है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है। सेकंड शॉर्ट ले लीजिए पटाख से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट। इतने थे आपके जो आपके कंपनी के अधीन 1773 से लेके 1858 से पहले 1853 का आखिरी चार्टर माना जाता है अधिनियम। उसके बाद 1858 से आपका चालू हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन। इससे पहले बता दूं मैं आपको 1857 का गदर होता है, क्रांति होती है, जिसको हम छोटी क्लासेस में पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। उस क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू किया जाता है और उसी के साथ कंपनी के शासन को समाप्त भारत से कर दिया जाता है और भारत के शासन की जिम्मेदारी या बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ जाती है। इस टॉपिक को अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।